करना है, ठीक है। फॉलोइंग इज द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द दिल्ली फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। हम काम कौन से साल के लिए कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2016, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं टिक और स्टार वाला काम। पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं मालूम है कितना आसान फॉर्मेट है इस क्वेश्चन में। एक अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले ड्रॉ कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं टिक और स्टार वाले। देखो, टू बैलेंस वीडी ये कभी भी यहाँ पर नहीं आता है, ये बैलेंस शीट में जाता है। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मैंने बताया था जब भी कोई डोनेशन किसी पर्टिकुलर काम के लिए मिलती है तो वो डोनेशन उसी में इस्तेमाल की जाती है। और वो डोनेशन कैसी मानी जाती है? स्पेसिफिक। कहने का मतलब ये, अगर कोई डोनेशन हमें बिल्डिंग के लिए मिली है या कोई डोनेशन हमें टूर्नामेंट के लिए मिली है, ठीक है, तो वो डोनेशन उसी काम में इस्तेमाल की जाएगी और वो डोनेशन यहाँ पर नहीं आएगी। वो डोनेशन उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए होती है, ना कि यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हम कौन सी डोनेशन को डालते हैं? सिर्फ जर्नल डोनेशन को, ठीक है। तो ये डोनेशन कहीं से भी जर्नल नहीं है क्योंकि ये लगा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ये डोनेशन हमें किसके लिए मिली है? बिल्डिंग के लिए। लाइफ मेंबरशिप फीस कभी नहीं जाती। मैच फंड, ध्यान रखना अभी तक वैसे मैच के बारे में आया नहीं था। कई बार क्या होता है, मैच पर कुछ खर्चे हो जाते हैं, मैच एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मैच एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखना मैच एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। मैच एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे इस साइड। लेकिन अगर मैच का कोई फंड बना हुआ है, अगर तुमने पहले, फंड का मतलब एक तरीके से तुम्हारे पास एक गुल्लक है। बताओ, अगर मैच का कोई सा भी खर्चा होगा तो वो खर्चा कहाँ से पूरा कर लेंगे? हम उस गुल्लक से निकाल कर, ठीक है। और अगर कोई गुल्लक नहीं है, मतलब कोई मैच फंड अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो वो मैच का खर्चा कहाँ से दिखाया जाएगा? यहाँ से दिखाया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास गुल्लक है ना। अब देखते हैं अगर आगे खर्चा आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, इस पर टिक नहीं करते हैं। सब्सक्रिप्शन, ये तो फेवरेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, हमेशा टिक करो उस पर। लोकर रेंट, ये तो नॉर्मल सी इनकम है, टिक कर लो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से फिक्स डिपॉजिट आया था। मैंने बताया था जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना, बैंक के अंदर कुछ समय के लिए पैसा जमा करवा दिया जाता है, एफडी करवा दी जाती है। तो बताओ उस पर बदले में तुम्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट, है ना। फिक्स डिपॉजिट पर तुम्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट पर भी तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो देखो कुछ इंटरेस्ट मिला हुआ है, टिक कर लो इस पर, ये हमारी इनकम है, इधर आएगी। सेल ऑफ फर्नीचर, मैंने बताया किसी भी जब एसेट को हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो नहीं आता, लेकिन अगर उसकी बुक वैल्यू दे रखी होगी, अगर ब्रैकेट के अंदर उस फर्नीचर की हमें क्या दी जाएगी? बुक वैल्यू, तो हम देख लेंगे कि हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो मुझे ब्रैकेट में देखकर बताओ, बुक वैल्यू 80,000 है ना, और सामने देखो कितने की हमने बेची है? 1 लाख की। बताओ 80,000 रुपए का फर्नीचर 1 लाख में बेच दिया, 80,000 रुपए का फर्नीचर 1 लाख रुपए में बेच दिया, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? फायदा हो गया है ना। और बताओ जब नुकसान इधर आता है तो फायदा किधर आएगा? इधर आएगा, ठीक है। फिलहाल इस पर टिक कर लो, लेकिन ध्यान रखना मैं सिर्फ क्या डालूंगा? वो फायदा, है ना। ये नहीं डालूंगा कि कितने की बेची गई, ये सिर्फ फायदा डालते हैं, या तो प्रॉफिट डालते हैं या फिर लॉस डालते हैं। फिलहाल हमें प्रॉफिट हुआ है तो इधर आ जाएगा, फिलहाल टिक कर लो। एंट्रेंस फीस, ये हमेशा आती है, अब तक तो याद हो जानी चाहिए। बिल्डिंग, ये हमारी एसेट होती है, ये नहीं आएगी। देखो मैच एक्सपेंसेस आ गए, मैंने बताया था ना। बताओ मैच एक्सपेंसेस के लिए हमने पहले से गुल्लक बना रखी है ना। अब जरा गुल्लक देखो, गुल्लक कितने की बनी हुई है? मैच फंड देखो, मतलब मैच फंड देखो, इधर रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ था कितने रुपए का मैच फंड बना हुआ है। ध्यान से देखो, मैच फंड तुम्हारा 80,000 का है। मुझे बताओ तुम्हारे पास गुल्लक के अंदर कितने रुपए थे? 80,000। गुल्लक के अंदर तुमने कितने रुपए सेव करके रख रखे थे? 80,000। देखते खर्चा कितना करा है, बताओ। एक्सपेंसेस कितने हो गए? 90,000 रुपए का खर्चा कर दिया तुमने, जोश ही जोश में गुल्लक से भी ज्यादा खर्च कर दिया। बताओ गुल्लक से तुम कितना खर्चा पूरा कर पाओगे? बस 80,000 ही तो पूरा कर सकते हो गुल्लक से निकाल कर। ये जो बाकी के 10,000 रुपए का खर्चा पड़ा है, ये कहाँ से जाएगा भाई? तुमने खर्चा कर दिया 90,000 का, और जेब में तुम्हारे, मतलब गुल्लक में तुम्हारे सिर्फ कितने रुपए थे? 80,000 रुपए थे। तो गुल्लक में से तो तुम 80,000 रुपए ही निकाल सकते हो जब उसके अंदर 80 है। बाकी के 10,000 का ये जो खर्चा है, ये आएगा यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखना। मैच एक्सपेंसेस हमेशा उतने ही ऑब्टेन किए जाते हैं जितना तुमने क्या बना रखा होता है? फंड। अगर उससे ज्यादा तुमने खर्चा कर दिया है तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना, वो इधर आएगा, ठीक है। मान लो अगर यहीं पर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, फंड होता तुम्हारा इतना ही 80,000 का, लेकिन तुमने खर्चा करा है केवल 60,000 का। खर्चा कितना कर दिया है? 60,000 का। तो बताओ गुल्लक में अभी भी तुम्हारे 20,000 रुपए बचे रहेंगे ना, तब कोई दिक्कत नहीं थी ना। तो इधर आएगा ना इधर आएगा, कहीं पे कुछ नहीं आएगा। मैच फंड से कितने रुपए कट जाएंगे? 60,000 रुपए। और फंड में कितने बचे रहेंगे? 20,000 रुपए बचे रहेंगे, ठीक है। फिलहाल लेकिन 10,000 का ऊपर हो गया ना खर्चा, तो वो खर्चा इधर आएगा। खैर जब करेंगे तब बता दूंगा। फिलहाल टिक कर लो इस पर, ठीक है, कभी भूल ही जाओ, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि कितना आएगा, पूरा नहीं आएगा 90,000, सिर्फ कितना आएगा? 10,000। फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट होती है, कभी नहीं आती, इस पे टिक मत करना। इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट होती है, इस पे भी टिक मत करना। सैलरी टिक कर दो, इंश्योरेंस टिक कर दो,
सन्ड्री एक्सपेंसेस, इस पर भी टिक कर दो। हाँ, लास्ट में लिखा हुआ है बैलेंस सीडी, तो तुम्हें मालूम है बैलेंस सीडी की जब हम बात करते हैं तो ये बैलेंस शीट में जाता है, यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखो नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं और फिर स्टार बनाते हैं। During the year 2012, club had 550 members and each paying annual subscription rupees 100। देखो सब्सक्रिप्शन पर है ना एडजस्टमेंट, इसका मतलब ऊपर देखो सब्सक्रिप्शन था, सब्सक्रिप्शन पे टिक लगा रखा है ना, उस टिक के साइड में स्टार बना दो, एक छोटा सा टिक के साइड में एक छोटा सा स्टार बना दो। तुम्हें मालूम है स्टार किस तरह से बनाते हैं। अगला देखते हैं एडजस्टमेंट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग इंक्लूड 10% जनरल डोनेशन। देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो डोनेशन हमें बिल्डिंग के लिए मिली थी ना, ऊपर ऊपर जरा ध्यान करो, देखो रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है नंबर 2 पर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कितने की डोनेशन मिली हुई है, 5 लाख की। बिल्डिंग के लिए हमें कितने रुपए की डोनेशन मिली है, 5 लाख की। अब देखो नीचे एडजस्टमेंट लिखी हुई थी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग इंक्लूड 10% जनरल डोनेशन। इसका मतलब ये हुआ ये जो बिल्डिंग की डोनेशन है, इसके अंदर 10% कौन सी डोनेशन चली गई है गलती से, जनरल डोनेशन। मुझे बताओ 5 लाख के अंदर 10% कौन सी डोनेशन शामिल कर ली गई है गलती से, जनरल डोनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख की जो 10% डोनेशन थी वो कैसी थी, जनरल थी, और 90% कैसी थी भाई, 5 लाख रुपए पूरे कितने, 100% है, 100%। लेकिन ये पूरी 100% स्पेसिफिक नहीं है, क्वेश्चन ने हमें बताया इसमें से जो 10% है ना, 10% कैसी डोनेशन है, जर्नल। इसका मतलब बाकी की जो बची हुई 90% है सिर्फ वो कैसी है, स्पेसिफिक। केवल इतनी स्पेसिफिक है, ये वाली डोनेशन कैसी मानी जाएगी, जर्नल। तो बताओ जनरल डोनेशन यहाँ पर डाली जाएगी ना इनकम साइड में, तो हम डाल देंगे। फिलहाल स्टार बना दो, अभी मैं दोबारा समझा दूंगा जब करेंगे। थर्ड देखते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अच्छा सैलरी पर स्टार बना दो, ठीक है, बाद में देख लेंगे क्या है एडजस्टमेंट। अब शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना स्टार वालों को बाद में देखते चलेंगे, या हाथ के हाथ भी देख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट साइड से। तो देखो पहला टिक, पहला टिक है तुम्हारा। देखो एक काम करते हैं, सीरीज वाइज ही काम कर लेते हैं, ठीक है, डोनेशन को ऊपर छोड़ते नहीं है, पहले उसे ही देख लेते हैं। सबसे पहले वही आ रही है ना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो देखो डोनेशन पर स्टार बना हुआ है, अब जरा नीचे स्टार पढ़ते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग इंक्लूड 10% जनरल डोनेशन। नीचे स्टार हमें बता रहा है कि जो ऊपर डोनेशन दी गई है उसमें 10% कौन सी डोनेशन है, जनरल डोनेशन है। 5 लाख के अंदर 10% कौन सी डोनेशन इंक्लूड हुई हुई है, 5 लाख के अंदर 10% कौन सी डोनेशन इंक्लूड हुई हुई है, जनरल डोनेशन। तो बताओ जनरल डोनेशन यहाँ पर आती है, बैलेंस शीट में जाती है, यहाँ पर आती है। अब देखते हैं 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% तुम्हें मालूम है कितना होता है, 50,000। तो लिख दो बाय डोनेशन। हाँ ब्रैकेट में लिखकर जरूर दिखाना। 5 लाख का कितना परसेंट निकाला है हमने, 10%, कितना आ गया है, 50,000। ठीक है, अगली आइटम देखते हैं। अगला टिक है सब्सक्रिप्शन पर। देखो सब्सक्रिप्शन पर स्टार बना हुआ है ना, तो स्टार को पहले पढ़ते हैं नीचे फिर देखेंगे, पहले लिख लो यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन। अब नीचे देखते हैं। देखो ड्यूरिंग द ईयर 2016 द क्लब हैड 550 मेंबर्स। ये जो क्लब बना हुआ है ना, इस क्लब के कितने मेंबर थे, 550 मेंबर थे। इस साल 2016 में इस क्लब के कितने मेंबर थे, 550। ध्यान से देखना, ये मेंबर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है। क्लब के 550 मेंबर थे एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपीज। और हर व्यक्ति कितना सब्सक्रिप्शन देता है एनुअली, 100 रुपए। बताओ 550 मेंबर थे, 100 रुपए का एक बंदा एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आता है एक साल का, मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे। बताओ 55,000 आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हर साल कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, 55,000। हर साल का तो पता नहीं, 2016 का जरूर इतना आना चाहिए, क्योंकि देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर 2016 द क्लब हैड 550 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। 550 मेंबर है और हर व्यक्ति कितना पे करता है, 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन। तो बताओ टोटल सब्सक्रिप्शन इतना बनना चाहिए ना, इतना आना चाहिए। अब देखते हैं ऊपर आया कितना है। अब रिसिप्ट साइड में देखो 2 सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ था, और बताओ कितने रुपए आए हुए हैं। देखो 2 सब्सक्रिप्शन के आगे देखो 52,000 है ना, कितने रुपए हमने रिसीव करें, 52,000। बताओ 52,000 रिसीव करें और रिसीव कितने करने थे, 55,000। यानी कि थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं आया है ना। मुझे बताओ जब थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं आया है तो ऐसा थोड़ी ना है कि आएगा ही नहीं, आएगा तो सही ना, आउटस्टैंडिंग तो माना जाएगा। तो पहले तो ये लिखो कि कितना सब्सक्रिप्शन आया है। देखो 52,000 आया था, कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, एड आउटस्टैंडिंग। बताओ आना था 55,000, मिलना कितना चाहिए था हमें, 55,000, और मिला कितना है, 52,000। कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग रह गया, 3,000 का। समझ गए ना, आएगा तो टोटली 55,000। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, एक दिन हमें 55,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, माना तो टोटल तुम्हारा 55,000 ही जाएगा।
ठीक है। अगला देखते हैं, लोकर रेंट, इस पर कोई स्टार नहीं है, सीधा डाल दो। 4,000 रुपए का लोकर रेंट है। 4,000 रुपए। अब देखो, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट पर मैंने बताया था हमें इन्वेस्टमेंट पर एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है, ना कि हम देते हैं। और कितना मिला है? 10,000। ध्यान रखिए करो, अगर हमें इन्वेस्टमेंट दी गई है तो पहले टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले करो कि कितना मिलना चाहिए था। देखो कितना मिला है, 10,000, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना मिलना चाहिए था। मुझे बताओ, अगर मिलना चाहिए था 15,000 और मिला है 10,000, तो बताओ थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रह गया? थोड़ा बहुत क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग। अब देख लेते हैं बनता कितना, बनता कितना है वो कैसे पता करें, वो देखते हैं हम। अच्छा, पेमेंट साइड में देखो, बाय इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था, तुमने गौर नहीं करा इस बात पर? जिस इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिला है ना, वो इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में बता रखी है कि कब की गई है। देखकर बताओ, बाय इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ना, और बाय इन्वेस्टमेंट में ब्रैकेट में देखो, ये इन्वेस्टमेंट कब परचेज करी थी? 1 अप्रैल 2016 को। ये इन्वेस्टमेंट हमने कब परचेज करी है? 1 अप्रैल 2016 को। और बताओ क्लोजिंग हम कब कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2016। बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट हमें लेना है, पहले तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। अब बोर्ड पे देखो, इधर 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 10% इंटरेस्ट था, और कितने महीने का था? महीने बनाए, देखो बना लेते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरे 9 महीने का इंटरेस्ट। देखते हैं कितना बनता है। देखो जितने महीने का निकालते हैं वो तो आता है ऊपर, ठीक है, और टोटल आते हैं नीचे। 12 महीने होते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। 4 से ये गया, 4 4 जा 16, 0 0, और क्या रह गया? बस 4,000 4 12,000। बताओ टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना मिलना था? 12,000। अब जरा देखकर बताओ, क्या 12,000 रिसीव करा है हमने? रिसीव साइड में देखो, कितना रिसीव करा है? सिर्फ हमने रिसीव कराया सिर्फ 10,000। तो बताओ ये जो 2,000 रुपए बचे हुए हैं, ये आउटस्टैंडिंग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? एक्रूड माना जाएगा ना। ये जो चीज अभी तक नहीं मिली है, मिलेगी तो सही, एक्रूड है, ठीक है। ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग वर्ड मैं सब्सक्रिप्शन के लिए लगाता हूँ, बाकी हर एक चीज के लिए कौन सा शब्द यूज करना है तो मैं एक्रूड, ठीक है, वैसे फर्क नहीं होता। यहाँ पर भी वही मतलब है कि मिलना मिलना था, मिला नहीं है। यहाँ पर भी वही बात है कि इंटरेस्ट मिलना था, अभी तक मिला नहीं है 2,000 रुपए का, लेकिन ध्यान रखना सब्सक्रिप्शन के लिए आउटस्टैंडिंग आता है बस, बाकी सबके लिए एक्रूड आता है। तो पहले तो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखते कितना रिसीव करा था। बताओ इस साल 10,000 ही तो रिसीव करा है बस, है ना। और कितना एक्रूड रह गया है, मतलब कितना हमें मिला नहीं है अभी तक, तो लिख देना एड एक्रूड। तुम लोग पूरा लिखना, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। कि बताओ 12,000 मिलने थे, मिले हैं 10,000, कितना एक्रूड रह गया है? 2,000। तो टोटल आ गया तुम्हारा 12,000। समझ में आ रहा होगा, काफी इजी चीज है। मतलब तुम एक चीज तो समझ गए होंगे, इस वाले अकाउंट के अंदर हमेशा उतना ही आता है जितना एक साल का होता है ना। जितना एक साल का होता है उतना यहाँ पर आता है। अगला देखते हैं। अगला ठीक है, देखो फर्नीचर पर मैंने बताया था, वैसे तो जब हम फर्नीचर को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी कोई ट्रांसेक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती है, लेकिन उसकी तो कोई ट्रांसेक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती है, लेकिन अगर उस पर कुछ फायदा या नुकसान हो रहा है तो वो जरूर आएगा। अब बताओ, देखो बुक वैल्यू कितनी थी फर्नीचर की? 80,000। और बताओ कितने का बेच दिया? 1 लाख का बेच दिया। बताओ 80,000 वाली चीज 1 लाख में बेच दी, नुकसान हुआ या फायदा हुआ? फायदा हुआ ना, इनकम बन गई हमारी, इस साइड लिखो। नुकसान होता तो उधर आता। तो ये लिखना है तुम्हें, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो कितने का फायदा हुआ है? देखो 80 से 1 लाख, 20,000 रुपए का फायदा हो गया। हाँ, एंट्रेंस फीस तो डायरेक्ट डाल दो, कोई स्टार भी नहीं है, 50,000 की एंट्रेंस फीस है। एंट्रेंस फीस 50,000, अच्छी खासी फीस है भाई। अगला आइटम है, अगला टिक देखते हैं। देखो मैच एक्सपेंसेस, मैंने बताया था इस पर टिक मत करना, लेकिन मैंने एक चीज कह दी थी कि इसमें थोड़ा ध्यान जरूर रखना। हाथ के हाथ पहले से ही देख लेते हैं मैच एक्सपेंसेस को, है ना। तो देखो मैच मैच एक्सपेंसेस में बताओ कितने रुपए का खर्चा कर दिया है हमने? 90,000 का। 90,000 रुपए का खर्चा करा है। और बताओ जब भी कोई मैच फंड बना हुआ होता है, मतलब मैच की एक गुल्लक बनी हुई है, तो सारा खर्चा वहीं से तो कटेगा। लेकिन अब जरा रिसिप्ट साइड में देखो, मैच फंड सिर्फ कितने का बना हुआ है? 80,000 का। बताओ गुल्लक में है तुम्हारे 80,000 रुपए, और तुमने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया, तुमने सोचा भरा पड़ा होगा गुल्लक में, पता चले कुछ भी नहीं है गुल्लक में, ठीक है। तो बताओ 90,000 का खर्चा कर दिया, गुल्लक में 80,000, ये 10,000 रुपए की भरपाई कहाँ से की जाएगी? ये जो 10,000 रुपए का तुमने बेमतलब में पैसा उड़ा दिया है, वो पैसा यहाँ से कटेगा। तो लिखो टू
मैच एक्सपेंसेस, ठीक है। 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए कैसे आए तुम्हें पता चल गया होगा, ठीक है। मान लो अब मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, 80,000 रुपए तुम्हारी गुल्लक में थे और तुमने खर्चा कर दिया 1 लाख का, फिर से ज्यादा कर दिया ना, इस बार कितने ज्यादा उड़ा दिए तुमने पैसे, 20,000, तो यहाँ पर 10 की जगह क्या आते, 20,000 आते थे। अगला देखते हैं, फर्नीचर यहाँ पर नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट का पहले हिसाब कर दिया है। सैलरी, देखो सैलरी पर क्या बना हुआ है, स्टार, तो पहले लिख लेते हैं टू सैलरी, फिर स्टार देखते हैं। तो देखो नीचे तीसरी एडजस्टमेंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग एज एट 1 जनवरी 2012। अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, अगर तुम कहीं पे नोट बनाकर लिखना चाहते हो तो नोट में लिख लो, या पेज के ऊपर थोड़ा सा स्पेस होता है ऊपर जहाँ पे डेट लिखते हैं वहां पर लिख लेना। और ये बात तुम्हें याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तुम्हें सैलरी के लिए भी हेल्प करेगी, ये बात तुम्हें सब्सक्रिप्शन के लिए भी हेल्प करेगी, ये बात तुम्हें रेंट के लिए भी हेल्प करेगी। जहां पर भी ये बात आएगी हर जगह इसकी मदद मिलेगी, जो मैं चीज तुम्हें नोट करवा रहा हूँ। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम उसे ध्यान रखो कि कैसे करते हैं। हाँ, ऊपर एक नोट लिख लो, दो नोट लिख लो बेसिकली, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड। अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में रहा होगा, आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग में रहा होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में रहा होगा, तो तुम्हें क्या कर देना होता है, माइनस। हमेशा क्या करना होता है, बिगिनिंग वाला माइनस। अब बताओ अगर बिगिनिंग वाला माइनस है तो एंडिंग वाला क्या हो जाएगा, प्लस। बिगिनिंग वाला माइनस है तो एंडिंग वाला क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। वैसे तो इस वाले क्वेश्चन में एडवांस के लिए कुछ नहीं बताया, हाथ के हाथ एक काम करो, इसी की तरह होता है, एडवांस वाले भी लिख लो, दोनों ही लिख लो, एडवांस एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंडिंग। तो ध्यान रखना, बिगिनिंग का एडवांस प्लस होता है और एंडिंग का एडवांस माइनस होता है, मतलब एडवांस आउटस्टैंडिंग का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो ये चार बातें याद रखनी है, अगर तुम्हें ये चारों बातें याद रहेंगी तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। और सब्सक्रिप्शन में तो ये बहुत हेल्पफुल है, सब्सक्रिप्शन में तो शॉर्ट क्वेश्चन भी ये निपटा देगा ये तरीका। अब ये कैसे लॉजिक बने वो मैं बता दूंगा क्लास में, ठीक है, मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी जानोगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़े लॉजिक बता दिए ना तो समझ में तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर तुम हमेशा लॉजिक ही लगाओगे क्योंकि लॉजिक इतनी इंटरेस्टिंग है, तुम लॉजिक पर चले जाओगे और इनको भूल जाओगे फिर और गलत कर दोगे। तो लॉजिक में बता दूंगा, तो ध्यान रखना, अगर कोई बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है तो माइनस, और अगर कोई एंडिंग का आउटस्टैंडिंग है तो प्लस। अब देखते हैं कैसे। हाँ, अब ये मुद्दा हमारा है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो बिगिनिंग है या एंडिंग है। अब जैसे मुझे बताओ, वैसे तो तुम लोग देखते ही बता दोगे, ऐसी बात नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है चेक करना। कभी भी ये नहीं लिखा रहता बिगिनिंग और एंडिंग, कभी कभी होता है बिगिनिंग और एंडिंग वाला, वरना ज्यादातर वो क्या लिख कर देते हैं, डेट। तो हमें डेट से पहचानना है कि वो बिगिनिंग है या एंडिंग है। जैसे कि देखो थर्ड में लिखा हुआ था, एडजस्टमेंट पढ़ो, तीसरी एडजस्टमेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग एज एट 1 जनवरी 2016। बताओ 1 जनवरी 2016 को आउटस्टैंडिंग थी सैलरी, और कितनी आउटस्टैंडिंग थी, 10,000। मुझे बताओ 1 जनवरी 2016 ये बिगिनिंग है या एंडिंग है, मुझे बताओ। 1 जनवरी 2016 की बात हो रही है, ठीक है। और देखो हम क्लोजिंग कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2016। तो बताओ ये बिगिनिंग नहीं होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग का पहला दिन है 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 से शुरुआत करी और 31 दिसंबर 2016 आ गया, तो बताओ 1 जनवरी 2016 बिगिनिंग मानी जाएगी ना। यानी कि ये जो 10,000 रुपए हमें बताए गए हैं ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, ठीक है। तो पूरे अकाउंट के नीचे दो लास्ट में लाइन छोड़कर एक वर्किंग नोट बनाना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, और वर्किंग नोट बनाना। यहाँ पर मैं जगह नहीं है नीचे इसलिए मैं यहीं पे बना रहा हूँ, तुम लोग अकाउंट के बीच में मत बना देना, कभी अकाउंट के बीच में बना दो। तो मैं अकाउंट के नीचे बनाना है थोड़ी सी जगह छोड़कर, जैसे डेप्रिसिएशन में करते हैं। तो वर्किंग नोट में लिखो सैलरी। पहले तो देखते हैं इस साल सैलरी कितनी मिली थी, ऊपर देखो कितनी सैलरी हमने पे करी थी, 70,000 मिल गया होगा ना अकाउंट के अंदर। सैलरी इस साल हमने कितनी पे करी है, 70,000। अब देखो नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज एट 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 10,000। बताओ ये बिगिनिंग है ना। और मैंने बताया था जब भी कोई आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का होता है तो लेस करते हैं, तो देखो ऐसे लिखना है, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। बिगिनिंग कितने रुपए की आउटस्टैंडिंग थी, 10,000, मतलब ये माइनस करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अब, एंड एज एट 31 दिसंबर 2012। और देखो 31 दिसंबर 2016 को, 31 दिसंबर 2016 को कितनी आउटस्टैंडिंग थी, 5,000। तो बताओ ये एंडिंग है ना, 31 दिसंबर की बात हो रही है, 31 दिसंबर 2016 की बात हो रही है, ये तुम्हारा एंडिंग है। और तुम्हें मालूम है जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एट द एंड होता है तो उसे ऐड करते हैं, तो लिखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड।
और कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग है? 5,000। तो बताओ माइनस का 10,000 प्लस का 5,000, कुल मिलाकर माइनस 5,000 करनी है ना, इसको सॉल्व कर देना तुम मेनली, ये आ जाएगा तुम्हारा 65,000। तो कितने रुपए की सैलरी का हिसाब आ गया? 65,000। अब तुम यहाँ पर अकाउंट में डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि तुमने क्या बना दिया? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का यही फायदा होता है, तुम्हें यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, तुमने वर्किंग नोट अलग से दिखा। तो देखो सैलरी के बाद एक दो टिक बचे हुए। इंश्योरेंस, कितने रुपए का इंश्योरेंस है? 4,700। लिखो टू इंश्योरेंस, इस पर कोई स्टार नहीं है तो डायरेक्ट डाल दो 4,700। और एक एक टिक और है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो डाल दो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितने रुपए के सन्ड्री एक्सपेंसेस है हमारे? गड़बड़ हुई थी है ना। अब देखो सारी आइटम्स खत्म हो चुकी है, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो ध्यान रखना इसका जो हायर टोटल आएगा वो आएगा 1,91,000, 1,91,000। हाँ ये माइनस कर देते हैं अब। 1,91,000 में से इधर बैलेंस बनता है तो तुम्हें मालूम है इधर क्या बनता है? सरप्लस। तो सरप्लस बना देते हैं, इनको जोड़ देते हैं पहले। 83,200, 191,000 में से माइनस करना है 83,200। 0 0, 10 में से 2 8, 10 में से 3 7, और 8 में से 8 0 1, 1,07,000। तो इसका आंसर आएगा 1,07,800। इसका सही आंसर 1,07,800 ही है। ठीक है।